नमस्कार सभी साथियों को। मैं ओपी डाका एसएससी क्लासेस सीकर से आप सभी साथियों का एसएससी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन इस क्लास में साइंस के पॉइंट की बात करते हैं और पीछे वाली कक्षा में अपन ने साइंस में पीएच स्केल तक पढ़ा था और पीएच स्केल कंप्लीट नहीं हुआ था। पीएच स्केल की जो बेसिक थ्योरम है वो आपको बताई थी। एक बार मैं थोड़ा सा पीएच स्केल रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद इसमें अपन पढ़ेंगे पीएच के जो मान है इम्पोर्टेंट वो। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एसिड और बेस यानी अम्ल तथा क्षार के आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे। तो देखो भाई, अपन पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि पीछे वाला पूरा ध्यान में आ जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पीएच स्केल की जो खोज है वो सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच स्केल की खोज सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। और पीएच स्केल होता क्या है? अम्लीयता व क्षारीयता की सांद्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आपका पीएच स्केल कहलाता है। यह आपको बता दिया था। अम्लीयता व क्षारीयता की सांद्रता को मापने वाला यंत्र पीएच स्केल कहलाता है। उसके बाद आपको ये बताया था कि अपन ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के लघुगणक मान को पीएच स्केल कहते हैं। और ये आपको बताया था कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक के अंक इंगित होते हैं। और पीएच स्केल की मानक या स्टैंडर्ड इकाई किसको बताया था? आपको 7 को बताया था। उसके बाद 4 क्वेश्चन बताए थे। 4 क्वेश्चन ये बताया था। पहला तो मानक इकाई का बताया था, पीएच स्केल की मानक इकाई 7 या स्टैंडर्ड इकाई 7। उसके बाद दूसरा बताया था तटस्थ बिंदु का पीएच का मान, ये भी आपका 7। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताया था उदासीन बिंदु का पीएच का मान, तो आपका आएगा 7। उसके बाद मृदा या भूमि का पीएच का मान 7। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच का मान 7। यहां तक देखा था अपन ने। उसके बाद एक दो बातें और बताई थी। ये बताया था कि भाई अम्ल में भी प्रबल होता है, दुर्बल होता है, क्षार में भी प्रबल होता है, दुर्बल होता है। इसका पता जो है वो चलता अपन को सांद्रता की स्थिति के अनुसार। जहां सांद्रता बढ़ेगी वहां प्रबलता का मान बढ़ेगा, जहां सांद्रता घटेगी वहां प्रबलता का मान घटेगा, यानी दुर्बल हो जाएगा आपका। तो देखो, जिसका पीएच का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। जिसका पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। जिसका पीएच का मान 7 से कम वो अम्लीय प्रकृति का, 7 से ज्यादा है वो क्षारीय प्रकृति का, और 7 है वो उदासीन प्रकृति का। यानी ये भी आपको बता दिया था पीएच का मान लेस देन है 7, प्रकृति कौन सी? अम्लीय। और पीएच का मान ग्रेटर देन है 7 यानी 7 से बड़ा है, ये आपका क्षारीय प्रकृति का। और पीएच का मान इक्वल टू 7 है, ये आपका उदासीन प्रकृति का। अब देखो भाई, ये बताया था कि सांद्रता कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है। तो ये तो अम्लीयता की सांद्रता का बढ़ता क्रम इधर जा रहा है भाई। 7 से 0 की ओर जाएंगे तो अम्लीयता की सांद्रता का मान बढ़ता जाएगा। इधर 7 से 14 की ओर जाएंगे, क्षारीयता की सांद्रता का मान बढ़ता जाएगा, यानी क्षारीयता की सांद्रता का बढ़ता क्रम है भाई। ठीक है ना। आपको कल पीछे वाली जो क्लास थी उसमें ये बताया था कि मान लेते हैं ये 7 है, 7 से इधर 0 की ओर जाऊंगा तो अम्लीयता की सांद्रता का मान बढ़ता जाएगा। 7 से 14 की ओर जाऊंगा, क्षारीयता की सांद्रता का मान बढ़ता जाएगा। अर्थात 0 पर जो अम्ल आएगा वो सबसे प्रबल अम्ल होगा और 14 पर जो क्षार आएगा वो सबसे प्रबल क्षार होगा। और ये भी आपको बताया था यहाँ HCl आएगा, इसका पीएच का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ NaOH आएगा, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, इसका पीएच का मान आपका 14 आएगा। ठीक है ना। अब देखो भाई, और क्वेश्चन जो है वो क्या बनते हैं इसमें। यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया था। अब आगे मैं बताता हूं आपको।
अब देखो भाई, दो क्वेश्चन तो ये बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, जब अम्लीयता की सांद्रता का मान बढ़ता है तो पीएच के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पीएच के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जब अम्लीयता की सांद्रता का मान बढ़ता है तो पीएच के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अम्लीयता की सांद्रता जब बढ़ती है तो पीएच का मान क्या होगा भाई, 7 से 0 की ओर जाने पर अम्लीयता की सांद्रता का मान बढ़ रहा है, यानी सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच का मान आपका कम होता जा रहा है। तो आंसर आएगा क्या प्रभाव पड़ेगा, पीएच का मान घटेगा। आंसर आएगा पीएच का मान घटेगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, इसी से रिलेटेड है। दूसरा ये पूछता है, जैसे पीएच स्केल में 7 से 0 की ओर जाने पर उनके पीएच का मान, अर्थात ये बोल सकते हैं कि उनकी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 7 से 0 की ओर जाने पर सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी। उसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, जब क्षारीयता की सांद्रता का मान बढ़ता है, जब क्षारीयता की सांद्रता का मान बढ़ता है तो उनके पीएच के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके पीएच के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देना भाई, क्षारीयता की सांद्रता का मान 7 से 14 की ओर जाने पर बढ़ रहा है, तो पीएच का मान 7 से 14 की ओर जाने का मतलब क्या आएगा, आपका आंसर है बढ़ेगा। आंसर आएगा बढ़ेगा, यानी अम्लीयता में सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच का मान घटेगा, जबकि क्षारीयता में सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच का मान भी बढ़ेगा। बस ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर, अगला क्वेश्चन ये है कि जब दूध दही के रूप में परिवर्तित होता है, दूध दही के रूप में परिवर्तित होता है, तो उनकी सांद्रता, तथा पीएच के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सांद्रता तथा पीएच के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब दूध दही के रूप में परिवर्तित होता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि खट्टापन उसमें बढ़ेगा। अपन ये कह सकते हैं कि दूध दही के रूप में परिवर्तित होता है तो प्रबलता का मान बढ़ेगा, यानी सांद्रता इसकी बढ़ेगी। और ये दूध और दही जो होता है इसमें लैक्टिक अम्ल होता है, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और अम्लीय प्रकृति में जब सांद्रता बढ़ती है तब पीएच का मान घटेगा, यानी सांद्रता तो क्या होगी आपकी, सांद्रता बढ़ेगी। जो भी आपको क्वेश्चन पूछता उसका आंसर देना। सांद्रता पूछता तो सांद्रता बढ़ेगी और पीएच का मान क्या होगा आपका, घटेगा। पीएच का मान घटेगा, यह आपका आंसर रहेगा इसका। अब देखो भाई, प्रमुख पीएच के मान देख रहे हैं, और पीएच के मान अपन चालू करेंगे कहां से, 0 से लेके चालू करेंगे 14 तक। जो इंपॉर्टेंट मान है लगभग वही मैं आपको लिखा रहा हूं, और ध्यान में रखना है, इनको क्रम से ध्यान में रखना है, ताकि आपके माइंड में आता जाएगा कि कौन से केमिकल का या किसका पीएच का मान कितना होता है। सबसे पहले अगर आपको केवल पूछे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का तेजाब आपको बताया हुआ है, इसका पीएच का मान होता है 0।
सबसे प्रबल अम्ल में आ गया आपका। फिर आपसे पूछे कि भाई H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का तेजाब, इसका पीएच का मान होता है 2.2 से 2.4, 2.2 से 2.4। यदि आपको पूछे नींबू रस का पीएच का मान, तो नींबू रस का पीएच का मान भी यही होगा 2.2 से 2.4, ध्यान देना भाई। उसके बाद अगर आपको ये पूछे कि अमाशयी रस का पीएच का मान कितना होता है, अमाशयी रस का पीएच का मान कितना होता है। देखो अमाशयी रस की अगर बात करें तो भोजन जैसे अमाशय में जाता है तो अमाशय में भोजन के साथ में प्रवेश के कीटाणु जीवाणु को नष्ट करने का कार्य वहां अमाशय में HCl होता है वो करता है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि अमाशय में भोजन जो है वो अम्लीय भी बनता है। अमाशयी रस का पीएच का मान 1 से 3 के बीच में होता है। और अगर आपको ये नाम दे दे कि अमाशय में जो HCl होता है उसका पीएच का मान, या तो आपको 1.2 मिल जाएगा, या आपको 2.2 मिल जाएगा, या आपको 20 का मान मिल जाएगा। फिर अमाशय में एक ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि, जो कि बहिस्रायी ग्रंथि है। अपन ग्रंथि जो पॉइंट आएगा उसमें पढ़ेंगे। जठर ग्रंथि जो कि एक बहिस्रायी ग्रंथि है वो अमाशय में रहती है, और ये जठर ग्रंथि जठर रस का स्रावन करती है। तो जठर रस का पीएच का मान भी आपका 1.2 से 2.2। उसके बाद देखो भाई आगे अपन लेते हैं शराब का पीएच का मान। यदि आपसे पूछा जाए शराब का पीएच का मान, तो शराब का पीएच का मान होता है 2.8 से 3.8। शराब का पीएच का मान होता है 2.8 से 3.8। उसके बाद आगे अपन चलें तो टमाटर का पीएच का मान 4 से 4.4। कॉफी का पीएच का मान 4.4 से 5.5 ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछे दांत अपने जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लगभग मान लेते हैं इसका पीएच का मान 5.5। उसके बाद अम्ल वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा, देखो एसिड रेन जो होती है, अम्ल वर्षा जो होती है उसका सूत्र SO2 प्लस NO2 होता है। अम्ल वर्षा का सूत्र SO2 प्लस NO2 होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है। कि यार आपको ये क्वेश्चन पूछे कि अम्ल वर्षा का पीएच का मान होता है 7 से कम, 7 से ज्यादा 7, तो नाम से स्पष्ट है अम्ल वर्षा है, इसका मतलब अम्लीय प्रकृति 7 से कम होगा। लेकिन लेते कितना है 5.6 से कम, और कई बार ये नहीं मिलता तो सीधा 7 से कम ही मिल जाता है, वो तो नाम से स्पष्ट हो जाता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखो दूध या दही का पीएच का मान 6 लेते हैं, या 6 से 6.6 के बीच, अपन 6.6 भी एग्रीगेट इसका मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो आता है आपका उदासीन बिंदु का पीएच का मान कितना होता है 7, ये अभी पहले भी आपको बताया था। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच का मान 7। जल का सबसे शुद्ध रूप होता है आपका आशुद्ध जल या फिर वर्षा का जल। जल का सबसे शुद्ध रूप होता है आशुद्ध जल या वर्षा का जल। शुद्ध जल में कोई भी आयन नहीं होता है, और आयन नहीं होने की वजह से अपन ये कह सकते हैं कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसके बाद अगला देखो भाई तटस्थ बिंदु का बताया था, लेकिन पीएच के मान में 7 में ध्यान में रख लेना, इसका पीएच का मान भी कितना आपका 7 है। उसके बाद भूमि का पीएच का मान भी आपको कितना बताया था 7 बताया था, ठीक है। मानने की कई पीछे आपको बताई दिया। अब यहाँ 7 तक आगे बोलो क्लियर है भाई।
HCl का pH का मान है 0, H2SO4 का 2.2 से 2.4 क्रम से याद रखना। नींबू रस का पूछे तो यही होता है, अमाशय रस 1 से 3 के बीच में अपन ले लेते हैं। अमाशय में HCl पूछे तो 1.2 से 2.2 के बीच ले लेते हैं, ठीक है ना। जठरस का भी यही होता है। शराब अम्लीय प्रकृति की होती है 2.8 से 3.8। टमाटर 4 से 4.4, कॉफी 4.4 से 5.5, धातु का 5.5 या इससे कुछ ज्यादा, या आपको सीधा ये ऑप्शन मिल जाता है, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम होने का मतलब दांत बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाते हैं, और इन पर धातु पर जो अपन ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अम्लीय होने का मतलब ये है कि इन पर बुरा असर पड़ता है, समय से पहले गिर जाते हैं। अम्ल वर्षा सूत्र SO2 प्लस NO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, pH का मान 5.6 से कम। दूध या दही 6 से 6.6 या 6.6 अपन मान सकते हैं। उदासीन बिंदु का 7 शुद्ध जल का, 7 जल का सबसे शुद्ध रूप, आशुद्ध जल या वर्षा का जल होता है, ठीक है। उसके बाद शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, आपका कुचालक होता है। तटस्थ बिंदु का pH का मान 7 होता है, भूमि का pH का मान 7 होता है। अब अपन बात करते हैं हमारा शरीर जो होता है वो किस प्रकृति का होता है, यानी हमारे शरीर का pH का मान कितना होता है। देखो भाई, अपना शरीर जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अपना जो शरीर होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और मानव शरीर का pH का मान, मानव शरीर का pH का मान 7 से 7.8 होता है। मानव शरीर का pH का मान 7 से 7.8 होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें रक्त की, तो रक्त होता है दुर्बल क्षारीय, सांद्रता थोड़ी बढ़ी है, 7 से अपन चलेंगे तो थोड़ी सी बढ़ी है सांद्रता, दुर्बल क्षारीय है, यानी pH का मान थोड़ा सा बढ़ने का मतलब है 7.4 हो गया आपका। उसके बाद लार आपसे पूछा जाए तो सामान्य अवस्था में लार क्षारीय प्रकृति की होती है, इसका pH का मान 7.3 से 7.5 होता है, ठीक है। लेकिन आपको दो अलग अलग तथ्यों में पूछ सकता है, केवल ये पूछे पहले तो कि लार किस प्रकृति की होती है तो सारी आ जाएगा, ठीक है। pH का मान आपको पता है 7.3 से 7.5 बताया था, ठीक है। लेकिन यदि आपको ये पूछे कि खाने से पहले लार किस प्रकृति की होती है तो क्षारीय होती है, लेकिन खाने के बाद लार से तरल पदार्थ स्रावित होने लगता है, और लार ये जो है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, और इसका pH का मान 6 हो जाता है। लेकिन सामान्य अवस्था की बात करें तो क्षारीय होती है, लेकिन खाने के बाद लार किस प्रकृति की हो जाती है, आपकी अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, और इसका pH का मान 6 हो जाता है। एक मूत्र की बात करें तो मूत्र जो होता है वो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है, इसका pH का मान 5.5 से 7.5 के बीच होता है, या आपको इनके बीच का एक ही मान आपको ऑप्शन में दे देता है इनके बीच का, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, अपन ये कह सकते हैं कि मूत्र अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का हो सकता है, उदासीन होने का तो मतलब ही नहीं है। इन 5.5 से 7.5। उसके बाद एक पीतरस होता है जो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है, और पीतरस का pH का मान 7.7 होता है। पीतरस का pH का मान कितना होता है भाई, 7.7 होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद बुझावा चूना CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको बताया था एग्जाम्पल में भी क्षार के, इसका pH का मान 10 होता है। फिर NaOH बताया था कास्टिक सोडा, इसका pH का मान कितना होता है आपका 14 होता है। तो ये आपको जो मेन pH के मान मैंने आपको लिखाए हैं, इनको नॉर्मली एक बार बढ़िया तरीके से आप देख लेना, क्योंकि लगभग जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस में कौन सा अमल होता है इनसे भी पूछ लेता है,
इसके अलावा कोई गुणों का आ जाता है, कोई एग्जाम्पल में रासायनिक नाम मैंने आपको बताया, व्यापारिक नाम मैंने आपको बताया, वो भी देख लेना। इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकता है सांद्रता कब बढ़ेगी कब घटेगी, वो भी आपको बढ़िया तरीके से देखना है। और पीएच के मान मैंने आपको लगभग बता ही दिए, इनको लिख लिख के बढ़िया तरीके से आपको याद करना है। उसके बाद देखो भाई, अगर अपन अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? जब अम्ल क्षार की आपस में क्रिया कराएंगे तो लवण व जल का निर्माण होगा भाई, लवण तथा जल का निर्माण होगा। और इस अभिक्रिया का नाम होता है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार के साथ करवाते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है आपका? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि उदासीन का मतलब होता है इस पर कोई आयन नहीं होगा, और आयन नहीं होने का मतलब ये है, मैंने अम्ल के गुणों में भी आपको बताया था और क्षार के गुणों में भी बताया था कि आप अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार के साथ करवा दो या क्षार की क्रिया किसी भी अम्ल के साथ करवा दो, दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया करके अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं, और गुण नष्ट होने का मतलब उदासीन हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया आपका? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। अतः आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या है? लवण तथा जल। ठीक है ना, पहला ऑप्शन लवण मिले, दूसरा जल, तीसरा ये दोनों आएगा भाई। ठीक है ना, अगर अलग अलग मिले तो जो वरीयता वो लवण को मत देना, तत्व यौगिक मिश्रण ऐसा कुछ भी आता है तो दोनों को मिलाने पर इनका एलिगेशन भी बन सकता है, मिश्रण भी बन सकता है। ध्यान में रखना भाई, आप बढ़िया तरीके से देख के आंसर देना है आपको, क्योंकि लवण तो दो अलग स्थिति में भी बन सकता है। अलग स्थिति की बात करें अपन कि जब अम्ल की क्रिया आप किसी धातु के साथ करवाते हैं, उस स्थिति में भी क्या बनता है आपका? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आप जब क्षार की क्रिया भी किसी धातु के साथ करवाएंगे तब भी आपका क्या बनेगा? लवण बनेगा, और इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगी। अतः आपको दोनों उत्पाद ध्यान में रखना है कि लवण तथा जल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, अम्ल का एग्जाम्पल ले लिया, प्रबल अम्ल HCl अपन ने ले लिया, क्षार का उदाहरण ले लिया NaOH, प्रबल क्षार अपन ने ले लिया, दोनों रिएक्शन करेंगे, लवण बना, लवण आ गया आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, और जल बन गया H2O। ठीक है, ध्यान रखना भाई। देखो ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अपन देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान देखो यहाँ हो रहा है, एक तो Na+ आयन, एक Cl- आयन, तो क्या बन गया आपका? NaCl बन गया। ठीक है ना, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, अतः ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, यह आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, उत्पाद इसमें दोनों आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, और अम्ल की क्रिया धातु के साथ करवाएंगे तो लवण बनेगा, यह आपका धातु है, धातु में आ जाएगा। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि यहाँ लवण जल और यहाँ लवण हाइड्रोजन गैस। लवण की बात आ गई तो ये कंपैरिजन करके आप ध्यान में रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, क्लियर हो जाएगा पूरा विवरण जो है। तो अम्ल की क्रिया धातु के साथ लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्षार की क्रिया धातु के साथ लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि किसी भी अम्लीय या क्षारीय खाद्य पदार्थ को यदि आप धातु के पात्र में रख देते हैं तो खराब हो जाता है, खारा हो जाएगा, उसमें क्या बन जाएगा? आपका लवण बन जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा पॉइंट जो है वो आपको पूरा क्लियर करना है। जितने भी वीडियो इनको पूरे को बढ़िया तरीके से शुरू से देखना है तो पूरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इस पॉइंट से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके कुछ नोट्स वगैरह
मैं डालूंगा तो आपके पास आ जाएगा मैसेज। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से बना लिया अपने टेलीग्राम भी। उस टेलीग्राम पे पीडीएफ फाइल डालेंगे नोट्सों की, तो कंप्लीट नोट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपके समझ में। सभी बच्चे इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।